वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आज हम कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड की आज हमारी 6th क्लास है। ये जो सभी क्वेश्चन हैं आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, आपके टेट वगैरह एग्ज़ाम के लिए, लेक्चरर एंट्रेंस, एलटी एंट्रेंस, मतलब लेक्चरर स्क्रीनिंग, एलटी, जो भी आपका एग्ज़ाम होता है टीचिंग से संबंधित, उन सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, दूसरा उन्हें खेलने का मौका मिले, तीसरा है उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले या कड़ा अनुशासन हो। तो बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहाँ पे क्या हो, खेलने का मौका मिले तो खेलने से संबंधित इतना खास नहीं है, मित्र बनाने का भी नहीं, और अनुशासन में तो बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिलता है, वहीं पे क्या करते हैं बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, बच्चों के भावनाओं का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, उनके साथ प्रेम पूर्वक रह करके उनके साथ उन्हें सिखाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है। कोई विद्यार्थी है वो अपने टीचर से समय की पाबंदी सीख रहा है। कैसा उदाहरण है? वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का या अधिगम अंतरण का। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी अपने अध्यापक से अगर समय की पाबंदी सीख रहा है, ठीक है, तो यह उदाहरण हो जाता है आपका, यह आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी ये हो जाएगा आपका प्रेक्षण अधिगम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो देख के सीख रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, वहाँ पे कोई स्किल नहीं है, सिर्फ वो अपने शिक्षक को देख करके समय की पाबंदी सीखता है। तो इस प्रकार ये हो जाता है आपका प्रेक्षण अधिगम का उदाहरण। प्रेक्षण मतलब उसने देखा, ठीक है, ऑब्जर्व किया। चलिए नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं, जो कमियाँ रह जाती हैं, जो छूट हो जाती है, वो सीख रहे हैं, कहीं कहीं पे रिक्तियाँ रह जाती हैं, तो उनके निदान के बाद हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला, सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए उनके निदान के बाद, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए, या शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए। विद्यार्थी कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, और उनमें कुछ रिक्तियाँ रह गई। माना आपने बच्चों को मैथ्स पढ़ाया, आपने बच्चों को मैथ्स में आप त्रिकोणमिति पढ़ाते हैं, आप पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ाते हैं, ठीक है, बच्चों ने उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें, आप फॉर्मूला सीखना रह गया है, ठीक है। अब जो निदान कर दिया आपने, तो अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करना चाहिए, निदान के बाद होना चाहिए समुचित उपचारात्मक कार्य। ठीक है, तो आपका निदान के बाद क्या आएगा? निदान के बाद आएगा समुचित उपचारात्मक कार्य। ठीक है, क्या होना चाहिए? निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, और ये टेट वगैरह एग्ज़ाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान, आप भाषा देखिए क्वेश्चन की, लिखा गया है निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। रिक्तियाँ रह गई हैं तो हम सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह क्या इंगित करता है? एक टीचर है, बच्चा छोटी छोटी गलतियाँ कर रहा है और उस पर उसको गुस्सा आ जाता है, तो क्या इंगित करता है? वैसे तो ये सही नहीं है, तो क्या यह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, या वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है? अगर शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट कर रहा है, इसका मतलब वह शिक्षक क्या है? संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, वह असंतुलित है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है कि बच्चे की गलतियों पे कितना क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे बच्चे की गलतियों को सुधारा जाए। तो इस प्रकार क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। वे कैसे सीखते हैं? शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, या सीखने की अनुपस्थिति। तो जो प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो होती हैं वो किसकी ओर संकेत करती हैं? हम आंसर देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। तो शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखती हैं, इस चीज़ की ओर संकेत करती हैं। वे कैसे सीखते, अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो यह बताता है कि वह किस प्रकार सीख रहे हैं, इसकी ओर संकेत करती हैं। अगर सीखने के तरीके बदल दिए जाए तो शिक्षार्थी शायद त्रुटियां कम करेंगे।
चलिए नेक्स्ट है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में हमें फिल करना है, वह सौ और वॉज और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो यह किस चीज़ से ग्रस्त होगा? शब्द जंबलिंग विकार, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया या डिस्फोर्मिया। अब कोई बच्चा जो शब्दों का 100 को वश पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो वो पठन संबंधी विकार से ग्रस्त है। और पठन संबंधी विकार जो हमारा होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वो है डिसलेक्सिया से ग्रसित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम सीखने की प्रक्रिया में प्रोग्रेस तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करते हैं। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाते हैं, बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य देते हैं या बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। इसका आंसर देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हम बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति कब होगी? जब बच्चों की प्रगति को हम नियमित रूप से जांचें और उसके साथ साथ हम सुधारात्मक कदम भी उठाएं। ठीक है, नियमित रूप से तो बच्चों की प्रगति जांचनी है और सुधारात्मक कदम भी उठाएंगे, तब बच्चे की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया में प्रगति हो सकती है। ठीक है, सुधार करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी उनकी सीखने की प्रक्रिया अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट है, अब प्राथमिक स्तर का क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन 4 ऑप्शन है, सप्ताह में 1 बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग से संचालित करना चाहिए या अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल जैसी गतिविधियों का संचालन कैसे होना चाहिए? आंसर इसका देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्येक विषय के साथ नाटक, कला, शिल्प, कहानी जैसी गतिविधियों का संचालन होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए देखा होगा, बच्चों को राइम सिखाते हैं, गाना गा के सिखाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने का कहानी के तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला ऑप्शन है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर के, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में जब हम बच्चों को शामिल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, इस प्रकार हम बच्चों को नैतिक विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए, समेकित शिक्षा इंगित करती है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, समेकित शिक्षा क्या इंगित करती है? 4 ऑप्शन है, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल और सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन हमें समेकित शिक्षा के विषय में हमें बताना है। तो समेकित शिक्षा जो है वो क्या बताती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो समेकित शिक्षा इंगित करेगी वह करेगी सामान्य एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे? अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। विद्यार्थियों में क्या विकसित करना है? सामाजिक मूल्यों को विकसित करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्या उन्हें वो अनुशासन की अनुभूति दिलाएगा या आदर्श रूप से उनके सामने बर्ताव करेगा या महान व्यक्तियों के बारे में बोलेगा या अच्छी कहानियाँ सुनाएगा। तो बच्चे प्रेक्षण से ज़्यादा सीखते हैं, तो अगर शिक्षक विद्यार्थियों के सामने आदर्श रूप से बर्ताव करता है तो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यहाँ पे 4 दिए, हमें बताना है कि कौन सा एक जो है वो विकास का सिद्धांत है, यानी बाकी 3 विकास के सिद्धांत नहीं है। पहला है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये इसका आंसर नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएँ अंतः संबंधित नहीं हैं,
नहीं। विकास की सभी प्रक्रियाएं क्या होती हैं? अंतर संबंधित होती हैं, ये भी आंसर नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हर एक की विकास दर क्या होती है? अलग अलग होती है, और यही विकास का सिद्धांत है यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में से। चौथा था विकास हमेशा रेखीय होता है, तो यह भी नहीं है, विकास रेखीय नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए, या दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाना चाहिए, कक्षा से चला जाना चाहिए, या कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं। पहला है कि दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, लेकिन दृश्य श्रव्य सामग्री अगर वहाँ पर अवेलेबल ना हो तो वो क्या करेगा? शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सबसे उत्तम आंसर जो होगा यहाँ पर हो जाएगा वह शिक्षण विधि को बदल दे। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री अगर नहीं है तो क्या करेगा? वहाँ पे वो शिक्षण विधि बदल देगा। तो इस प्रकार बच्चों की रुचियाँ क्लास में हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट है, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। व्यवहार का करना पक्ष जो है, व्यवहार का करना, व्यवहार होना, व्यवहार दिखना, एक है व्यवहार का करना। व्यवहार का करना पक्ष जो है वो सीखने के किस क्षेत्र में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में? तो व्यवहार का करना, हम आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है व्यवहार का करना, ये आएगा आपका सीखने के गतिक क्षेत्र के पक्ष में आता है। व्यवहार का करना यानी कुछ क्रिया हो रही है तो यह आएगा आपके सीखने के गतिक क्षेत्र के पक्ष में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? डाल्टन शिक्षण पद्धति। तो डाल्टन शिक्षण विधियों से संबंधित एक स्पेशल वीडियो हमने आपको पूरी क्लास करवाई है शिक्षण विधियों पे, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेक्चर स्क्रीनिंग की जो क्लास हमने प्लेलिस्ट बनाई है वहाँ पे शिक्षण विधियाँ हमने प्रॉपर पूरी क्लास करवाई है। तो जो डाल्टन शिक्षण विधि है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो मिस हेलन पार्कहर्स्ट है, इन्होंने क्या किया था? डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर सीखता है, परिचर्चा द्वारा सीखता है, प्रश्न पूछकर, या कई प्रकार से सीखता है? तो बच्चा जो है आपका वह कई प्रकार से सीखता है। वो पुस्तकें पढ़कर भी सीखता है, परिचर्चा द्वारा भी सीखता है, प्रश्न पूछकर भी सीखता है। इस प्रकार बच्चा क्या है? कई प्रकार से सीखता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो शिक्षक को अध्यापन विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए, उसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को मानने वाले विद्वान कौन थे? स्किनर, ड्रेवर, गैरिसन या मैकडूगल? लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ का महत्व, ठीक है, और ये आपका सूझ का महत्व दिया था आपके ऑप्शन नंबर बी यानी ड्रेवर में। तो लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को मानने वाले विद्वान आपके हो जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, ड्रेवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कैसे करेगा? कठोर दंड द्वारा, कक्षा निष्कासन द्वारा, सहानुभूति द्वारा, या मुख्य अध्यापक को शिकायत द्वारा? तो कठोर दंड द्वारा अनुशासन नहीं बनाया जा सकता, कक्षा से बाहर निकालने से भी अनुशासन नहीं बनता है, और शिकायत द्वारा भी नहीं। तो सहानुभूति द्वारा, सिंपैथी द्वारा शिक्षक क्या कर सकता? अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन एकदम से बोरियत आ जाती है कि सब्जेक्ट में, तो इसलिए आपको 20 क्वेश्चन की ही क्लास हम मोस्टली करवाते हैं। जब आपका एग्ज़ाम लास्ट टाइम पर रह जाएगा तो आपको क्या होगा? मैराथन टाइप की क्लास हम करवा देंगे।
चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है पढ़ने से, लिखने से, बोलने से या सीखने से। तो आपने देखा होगा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसका जो विषय सामग्री है वो किससे रिलेटेड है? आपके पढ़ने लिखना बोलना एक अलग चीज़ है, बल्कि मेन क्या है, ये आपके सीखने से संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें कमेंट कीजिए तो हम टेलीग्राम चैनल पे इस क्लास का PDF अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।